नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो फिर देखते हैं ये कैसे शुरू हुआ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये तब शुरू हुआ जब पुष्यभूति वंश धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और हर्ष जो इधर के शासक थे पुष्यभूति वंश के, उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई भी अ, संतान नहीं थी। उनकी कोई संतान ना होने के कारण पुष्यभूति वंश कोलैप्स कर जाता है और यहाँ पर तीन नई पावर्स उभरती हैं। एक गुज्जर प्रतिहारा, दूसरी पाल और तीसरी राष्ट्रकूट। ये तीनों एक सिटी के लिए हमेशा से लड़ती रहती है और उस सिटी का नाम था कन्नौज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पूछने की चीज ये आती है कि कन्नौज में ऐसा क्या था जो कि सब कन्नौज को चाहते थे। तो फिर इसका जो साफ रीजन है वो ये है कि कन्नौज भारत के सेंटर के पास था। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे रीजन्स आपके पास आ जाएंगे। आप उन्हें आसानी से जीत सकते हो। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बन सकता था। और एक और चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये एक ट्रेड का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था। तो इसीलिए ये तीनों ही साम्राज्य चाहते थे कि उनके हिस्से में यहाँ पर कन्नौज आए। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं पाल एम्पायर की। यहाँ पर जब शशांक यानी कि गॉड लोगों का शासन काल चल रहा था, तो फिर एक वोटिंग कराई जाती है जिसमें जीत जाते हैं पाल साम्राज्य के लोग। इनका जो दूसरा शासक था उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल यहाँ पर ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और इसमें बहुत ही बड़ा टेरिटरी अपने हाथ में कब्जा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी दो स्टेट्स थी वो भी जमकर लड़ाई करती हैं और धर्मपाल अपना ज्यादा टाइम रूल वहां पर नहीं चला पाता। फिर उसका बेटा देवपाल आता है जो कि अपने उसको और एक्सपेंड करता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो ये पूरा एम्पायर था वो खत्म होने लगता है। रामपाल नाम के एक शासक तक ये एम्पायर थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद ये पूरा ही खत्म हो जाता है। फिर एक सेन नाम का एम्पायर इस पर हमला बोल देता है और यहाँ से पाल एम्पायर के दिन खत्म हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारा एम्पायर आता है वो है राष्ट्रकूट एम्पायर। अब ये एक चीज जो कि बात हमें जाननी चाहिए वो ये है, जो राष्ट्रकूट एम्पायर था वो दक्कन में था और जो पाल एम्पायर था वो बंगाल में, और जो गुज्जर प्रतिहार था वो राजस्थान के एरियाज में और गुजरात के एरियाज में वेस्ट में फला फूला था। राष्ट्रकूट एम्पायर के स्टार्टिंग में उस समय वहां पर चालुक्य वंश का शासन काल चल रहा था, लेकिन चालुक्य लोगों को आ, हरा दिया गया दंती दुर्ग के द्वारा और उन्हें गद्दी से हटाकर दंती दुर्ग खुद शासक बन जाते हैं। इसके बाद कृष्णा वन इसको और बढ़ाते हैं और एक टेम्पल बनाते हैं, कैलाश टेम्पल, जो कि बनता है एलोरा की गुफाओं में। इसके बाद यहाँ पर ध्रुव नाम के एक शासक आते हैं जो कि एम्पायर को बहुत ही बड़ा करते हैं और इसी टाइम पर ध्रुव के शासनकाल में ही ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में इनका एक योगदान रहा। इनके बाद गोविंदा थ्री आते हैं और वो भी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में अपना ऐसा ही योगदान देते हैं। फिर अमोघ वर्षा नाम के एक शासक आते हैं
जिनका अपने राज्यों को एक्सपेंड करने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनको लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी थी और इसीलिए उस टाइम के लिटरेचर हमें बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन लास्ट में लास्ट किंग को यहाँ पर गद्दी से हटा दिया जाता है और यहाँ पर वापस वेस्टर्न चालुक्याज कब्जा कर लेते हैं। तो अब हम जानते हैं गुज्जर प्रतिहार एम्पायर के बारे में। ये गुज्जर प्रतिहार एम्पायर का नाम गुज्जर प्रतिहार इसीलिए है क्योंकि ये गुज्जर नाम की एक जगह से बिलोंग करते थे और प्रतिहार का मतलब होता है डोर कीपर यानी कि द्वारपाल। और ये भारत के द्वारपालों की तरह काम करते थे क्योंकि उस टाइम अरब के जो शासक थे वो बार बार इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुज्जर प्रतिहार के जो लोग थे वो बार बार इन्हें खत्म कर देते थे और यहाँ से खतरा हटा देते थे। यहाँ पर सबसे पहले शासक बनते हैं नाग भट्टा वन। इनके अरब जो लोग थे उनसे हमेशा से ही उनमें युद्ध चलते रहे। इसके बाद वत्सराज बनते हैं यहाँ के किंग और इनका योगदान बहुत ज्यादा होता है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में। फिर नाग भट्टा टू बनते हैं जो कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में जीत जाते हैं कन्नौज को अपनी कैपिटल बना करके। और फिर महिर भोज आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कुशल सम्राट थे और इन्हें गुज्जर प्रतिहार वंश के सबसे ज्यादा अच्छे किंग बताया जाता है। यहाँ पर जो कुछ अरब लोग आए थे वो बताते हैं कि इनके पास पूरे विश्व की सबसे अच्छी घुड़सवार सेना है। यहाँ तक कि उस समय तक वो अपना एम्पायर इतना बड़ा कर लेते हैं, लेकिन लास्ट के इनमें शासक जिनका नाम था यशपाल, उस टाइम पर मोहम्मद गौरी यहाँ पर हमला करता है और कन्नौज जीत लेता है, साथ ही में गुज्जर प्रतिहार वंश को भी खत्म कर देता है। तो अब हम जानते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की असली कहानी। ये शुरू वहां से होता है जब राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार के बीच में से पहले ही जंग चल रही थी मालवा और गुजरात के लिए। लेकिन यहाँ पर जो गुज्जर प्रतिहार था वो हमला कर देता है उस टाइम के किंगडम ऑफ कन्नौज पे और यहाँ पर हमला करने के बाद उसे जीत भी जाता है। इस समय उधर के राजा थे वत्सराज। यहाँ से भी वो रुकते नहीं और हमला कर देते हैं पाल साम्राज्य पे। और पाल साम्राज्य में उस समय जो शासक थे वो थे धर्मपाल। वहां पर भी ये अच्छी खासी जीत ले लेते हैं, लेकिन जब ये वापस लौट रहे थे तो फिर राष्ट्रकूट यहाँ पर हमला बोल देते हैं और जो सामान ये पाल साम्राज्य से और कन्नौज से जीत कर आए थे वो सारा राष्ट्रकूट अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर वो हमला बोल देते हैं इन लोगों पर भी, पाल साम्राज्य पर भी। पाल साम्राज्य में भी वो बहुत लूटपाट करते हैं और फिर से अपने ही एरिया में चले जाते हैं। इसके बाद पाल साम्राज्य अपना एरिया वापस लेने के लिए फिर से हमला करता है यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार वंश पर। इस समय वो बहुत ही आसानी से कन्नौज भी जीत लेता है, अपनी खोई हुई टेरिटरीज भी जीत लेता है और फिर यहाँ पर नीचे से हमला फिर से किया जाता है राष्ट्रकूटों के द्वारा, जिसमें ये एक बहुत ही बड़ा एरिया कब्जे में कर लेते हैं। इस टाइम ये गुजरात के कुछ हिस्से, मालवा, कन्नौज और यहाँ तक कि जो गंगा यमुना दोआब है उसे भी अपने कब्जे में कर लेते हैं।
लेकिन इसके बाद गोविंदा थ्री राष्ट्रकूट वंश के राजा की डेथ हो जाती है, जिसके बाद राष्ट्रकूट एम्पायर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो हमला बोल देता है नाग भट्टा टू के नेतृत्व में। और यहाँ से वो सिर्फ ये वाला एरिया ही नहीं जो कि राष्ट्रकूटों का था, बल्कि गंगा यमुना दोआब जैसे एरियाज भी छीन लेता है। और उसके बाद यहाँ पर भी रुकने का उसने नाम नहीं लिया, वो हमला कर देते हैं फिर आगे के पाल साम्राज्य पर। पाल साम्राज्य में भी बहुत ही बड़ी जीत हासिल करते हैं और नाग भट्टा वन अपने आप को कन्नौज का शासक घोषित कर देते हैं। और इसके बाद यहीं से ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल असलियत में खत्म माना जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो ये तीनों ही साम्राज्य के आगे आने वाले शासक एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा गुर्जर प्रतिहार वंश की ही जीत होती है। तो फिर अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। तो फिर इसके कंक्लूजन में अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या इसमें देखा। तो हमने यहाँ पर देखा कि पाल एम्पायर कैसे वोटिंग से शुरू हुआ और उसने अपना एम्पायर बढ़ाया, कन्नौज पर भी कब्जा किया, लेकिन वो लास्ट में हार गया। राष्ट्रकूट वंश का भी हमने देखा कि कैसे गद्दी से चालुक्य वंश को हटा करके वो खुद बैठे, एक्सपेंड किया अपने साम्राज्य को, पूरे कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले एरियाज पर कब्जा किया। इसमें इन्होंने हमेशा इनकी कई बार जीत हुई, लेकिन गोविंदा थ्री की डेथ के बाद ये राष्ट्रकूट एम्पायर धीरे धीरे गिरने लगा। और हमने यहाँ पर यह भी देखा कि गुर्जर प्रतिहार वंश कैसे सबसे ज्यादा लड़ाइयां करके भी हमेशा जीतता रहा, कई बार हारा भी, लेकिन वापस अपनी टेरिटरीज इसने कब्जे में की और जीत गया। ये कहानी थी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की, जिसमें ये तीनों साम्राज्य कन्नौज के लिए हमेशा लड़ते रहे और जिसकी वजह से ये सारे ही एम्पायर्स बहुत वीक हो गए। और लास्ट में आकर मोहम्मद ऑफ गजनी ने यहाँ पर हमला बोल दिया गुर्जर प्रतिहार वंश पर और कन्नौज को अपने कब्जे में कर लिया। अगर ये तीनों एम्पायर्स एक दूसरे से नहीं लड़ते तो हो सकता था कि गुर्जर प्रतिहार वंश इतना कमजोर नहीं पड़ता और मोहम्मद ऑफ गजनी से भी यहाँ पर बचाव किया जा सकता था। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए आप हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस की वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।